नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एग फ्रीज के बारे में। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ महिलाएं एक समय के बाद शादी करती हैं तो उनकी ये चाहत रहती है कि वो एग फ्रीज पहले ही करवा ले ताकि बाद में जाके कोई दिक्कत ना हो। आज इसी विषय में हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे क्या कोई भी एग फ्रीज करवा सकता है और ये अगर करवाते हैं तो ये कितना सही है कितना गलत है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिमांशु राय। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब भी आईवीएफ की बात आती है और एग फ्रीजिंग की बात आती है तो आजकल हम ऐसा बहुत बार देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पहले ही सोचती हैं कि एक टाइम के बाद अगर वो शादी कर रही हैं तो एग फ्रीज करवा के रख लें ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन है एग फ्रीज करवाने की, कौन करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे। देखिए, बीच में तो एक फैशन आ गया था जिसको सोशल फ्रीजिंग बोलते हैं कि औरतें जो कैरियर के अभी शुरुआत में या मिड कैरियर में भी जिसमें ग्रोथ बहुत हो रहा है, उसमें उनको लगता था कि अगर वो लोग शादी कर लें और उसमें या शादी हो भी तो और बच्चा अगर हो तो उनके कैरियर पे इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस सब कंडीशन में उन लोग का था कि अभी एग्स जो है, आपको पता होगा कि एग्स जो बॉडी में रहते हैं औरत के, वो जब अपनी माँ के पेट में रहती हैं तभी मिल जाती हैं और उसके बाद से उसका एजिंग शुरू हो जाता है। तो ये देखा गया है अमूमन कि 35 साल की उम्र के बाद महिला में वो एग्स का जो फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल होता है वो पुअर होने लगता है, खराब होने लगता है और 40 आते आते लगभग खत्म हो जाता है अधिकतर औरतों में। एक्सेप्शंस तो हर जगह रहते हैं। तो इस और केवल 35 नहीं, आजकल जितना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, हम लोग के खाने में जितना पॉल्यूशन, आजकल केमिकल्स मिले हुए हैं, तो ये जो एजिंग का प्रोसेस है और एग्स में इसके भी पहले से शुरू हो जाता है। इवन 32 ईयर्स में आजकल देखा जा रहा है कि लोगों का ओवेरियन रिजर्व जो है फीमेल्स, उनका बहुत कम हो जाता है। तो इस सब कंडीशन में अगर कोई औरत अपने कैरियर में लगी रहे और उसका उम्र 37-38 साल हो जाता है, उसके बाद वो अगर प्रेगनेंसी के लिए जाना चाहे तो प्रेगनेंसी होना डिफिकल्ट हो जाता है। और इवन आईवीएफ या आईयूआई जैसे प्रोसीडियर्स जो रहते हैं वे उनका सक्सेस रेट बहुत ही एज डिपेंडेंट होता है। स्पेशली आफ्टर 40 ईयर्स उनका उनसे फ़ायदा होने का चांसेस 5% से ज़्यादा नहीं रहता है। तो जो महिलाएं चाहती हैं कि नहीं, अभी कैरियर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या कोई हेल्थ इशू भी उस समय कोई ऐसा हो जिसके चलते वो प्रेगनेंसी नहीं करना चाहती हैं, तब वे अपने एग्स को आईवीएफ में, जैसे हम लोग दवाई देते हैं एग्स को स्टिमुलेट करने के लिए, वैसे स्टिमुलेट करके और एग्स को निकाल के उसको फ्रीज करके रखा जा सकता है। और बाद में जब महिला को मन हो कि हाँ, अब हम प्रेगनेंसी के लिए तैयार हैं, तब उस समय उस एग्स को उनके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके और वापस इस महिला में डाला जा सकता है। और तो 40 साल की भी महिला अगर 30 साल में अपने एग्स को फ्रीज करवा ली तो 40 साल के एज में भी उसको जो एग्स मिलेंगे वो 30 साल वाले एग्स मिलेंगे, वो 40 साल वाले एग्स नहीं रहेंगे, बिकॉज उनका बायोलॉजिकल एजिंग जो होता है वो फ्रोजन स्टेज में रुका हुआ रहता है और दे कैन गेट अ वेरी गुड प्रेगनेंसी रेट। बात केवल यही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक साइकिल एग फ्रीज कराने के लिए जाए तो उसको गारंटी है कि वो 10 साल के बाद वो उससे प्रेग्नेंट हो ही जाएगी। उसके लिए उसको नंबर ऑफ एग्स भी ज़रूरी होते हैं। देखा गया है कि लगभग 20 एग्स होते हैं तो उससे एक प्रेगनेंसी होता है। तो हो सकता है किसी औरत को 2-3 साइकिल भी जाना पड़े एग अपना पिकअप के लिए, और एडिक्वेट मात्रा में जब एग फ्रीज हो जाए तब फिर वो निश्चिंत हो सकती हैं कि ठीक है, अब जो भी करना है करें, और जब बाद में जब चाहें तब वे फिर माँ बन सकती हैं उन फ्रोजन एग के यूज़ से। ऐसा भी हो सकता है कि बाद में उनको फ्रोजन एग का ज़रूरत भी नहीं पड़े और नेचुरली भी कंसीव कर जाएँ। बट अगर नहीं भी करती हों तो ऐसे कर सकती हैं। अब नया कुछ एआरटी रूल्स आया है लास्ट ईयर, जो पूरे आईवीएफ का जो प्रैक्टिस है उसको रेगुलेट करने के लिए, इसलिए कि उसका बहुत जगह मिसयूज़ कर रहा था, बहुत लोग फैशन के चलते उसका यूज़ कर रहे थे और ये गवर्नमेंट को लगा कि ये सही नहीं है इसका इस टाइप से यूज़ करना। तो बहुत सारे रूल्स आए जिसमें कि ये भी रूल आया कि आईवीएफ की जो टेक्निक है वो अनमैरिड जो वुमेन है उनको अलाउड नहीं है। उन सिंगल वुमन को अलाउड है जो कि पहले शादीशुदा थी, बट आइदर दे आर डाइवोर्स्ड और दे आर विडोड, मैंने या तो हस्बैंड का डेथ हो गया है, वे आईवीएफ की टेक्निक का यूज़ कर सकती हैं, या अगर डाइवोर्स हो गया है तब वे अपना इस प्रक्रिया को अपना सकती हैं, किसी भी एआरटी के किसी भी प्रोसेस को उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है। एग फ्रीजिंग स्पेशली इंपॉर्टेंट उन लोगों में रहता है जिन लोग को कोई कैंसर वगैरह टाइप का चीज़ हो जाए और उनको इलाज जो कैंसर का होता है, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, तो या सर्जरी, तो ये सब करने से उनका एग हो सकता है ख़त्म हो जाए। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बाद स्पेशली कि पता चलता है कि जितने भी बॉडी के एग्स थे, चूँकि वो बहुत नाज़ुक होते हैं और कैंसर की दवाएँ बहुत टॉक्सिक होती हैं, तो एग्स ख़त्म हो जाते हैं और बाद में औरत को पता चलता है कि वो उसे करा नहीं पाई। तो इसे ऑन्को फर्टिलिटी या फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बोला जाता है कि कैंसर का डायग्नोसिस होने
और उसका इलाज शुरू करने के बीच का जो स्टेज रहता है उसको मिनिमाइज करके एग्स को पिकअप करके रख लिया जाता है और फिर कैंसर का इलाज किया जाता है, ताकि एग अगर फ्रीज करके रखा हुआ रहे तो बाद में अगर पेशेंट कैंसर को सर्वाइव कर जाता है और उसे अपना फैमिली बनाने का मन हो तो वो अपने रखे हुए फ्रोजन एग से बाद में वो प्रेग्नेंट हो सकती है। बट यही है कि कैंसर के केस में समय बहुत कम रहता है हम लोग को, कि हम लोग आईवीएफ करके एडिक्वेट नंबर ऑफ एग्स इतने ले लें कि उससे 100% श्योरिटी रहे कि प्रेगनेंसी हो। तो जो भी हाँ, लोग एक फ्रीजिंग करवाना चाहते हैं, जो भी महिलाएं, तो इसके क्या कुछ चार्जेस या एक्सपेंसेस आते हैं? वो बिल्कुल, चूंकि आईवीएफ का ये प्रोसीडियर है तो लगभग आईवीएफ जैसा ही चार्ज इसमें लगता है। जो दवाएं स्टिमुलेशन की लगती हैं ऑलमोस्ट 30, 40, 50,000 तक की दवाएं लग सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द वुमन एंड हर ओवेरियन रिस्पॉन्स, ओवेरियन रिजर्व। और जो आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे किसी को बच्चा फ्रेश फ्रीजिंग के लिए अगर जा रही है, तो इसीलिए इसमें एक तो चार्जेस आईवीएफ करने का लगता है और दूसरा चार्ज जो लगता है इसमें कितने साल के लिए उसको फ्रीज करके रखा जाए। फ्रीजिंग मीडिया जो होता है उसका चार्ज लगता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट चार्जेस लगते हैं फ्रीजिंग करने के। फिर जब उसका यूज़ करना हो तो उसको फिर वापस निकालने के लिए भी थॉइंग चार्जेस लगते हैं। थॉइंग मीडिया अलग आता है जिसमें कि बच्चे को कैसे किस तरह से हम लोग निकालें बाहर कि वो बर्फ़ बना हुआ बच्चा बिल्कुल जीवित हो जाए। साथ ही साथ कितने साल रख रहे हैं, चूँकि जो फ्रीज़ करके एम्ब्रियोज़ रखे जाते हैं या एग्स फ्रीज़ करके रखे जाते हैं, एग्स तो और भी ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। तो इसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है और वो एक वेपर जैसा होता है और वो उड़ते रहता है। तो एवरी 15 डेज वो जो कंटेनर है जिसमें कि ये रखे हुए हैं भ्रूण या जो एग्स रखे हुए हैं उसको रिफिल करते रहना है। तो रनिंग कॉस्ट उसका रहता है, प्लस लॉजिस्टिक्स रहता है कि कहाँ पे उसको रखे हुए हैं, जगह वो इतना स्पेस लेता है। तो एवरी ईयर वो रिन्यूअल चार्जेस लगता है कि अगर आप कितने 5 साल के लिए रख रहे हैं तो आपको एवरी ईयर 5,000 टू 10,000 रुपीज़ चार्जेस उसके लगते हैं, रिकरिंग चार्जेस लगते हैं। तो जितना दिन ज़्यादा दिन रखना हो उतना महंगा हो जाता है। साथ में ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये फुल प्रूफ प्रोसीजर नहीं है। कोई 100% श्योर नहीं हो सकता है कि मैंने एग फ्रीजिंग करा लिया तो 100% हो सकता है कि वो एग्स जो है फ्रीजिंग के प्रक्रिया के दौरान या उसको निकालना जिसको थॉइंग बोला जाता है उस प्रक्रिया के दौरान वो डैमेज भी हो सकते हैं और शायद प्रेगनेंसी नहीं भी हो पाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि एग फ्रीजिंग करवाने के क्या कुछ प्रोसेस है और कैसे करवाया जा सकता है, और साथ ही हमने ये भी जाना कि इसके चार्जेस क्या कुछ हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।